लड़ाई शुरू हो गई, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आज की एक बड़ी खबर, सबका नंबर आएगा और अब अतीक का नंबर आ गया है। उमेश हत्या में शामिल साजिशकर्ताओं में सबका हिसाब किताब हो रहा है। अगला हिसाब अब अतीक का होने वाला है। अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हो चुकी है। वो पहुंचेगी साबरमती जेल। यह तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यह साबरमती जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं। साबरमती जेल पहुंचना है उत्तर प्रदेश एसटीएफ को। यह जरा रिपोर्ट देखिए। योगी के मंत्री कह चुके हैं कि गाड़ी पलट सकती है, एनकाउंटर हो सकता है। परिवार अतीक का कह रहा है कि एनकाउंटर हो सकता है। अतीक का नंबर आ गया और पुलिस एसटीएफ रवाना हो गई है। रिपोर्ट देखिए। बता दोहराते हैं कि प्रदेश में अपराध का सफाया करेंगे। हे भगवान, इसकी गाड़ी कल पलटती हो आज पलट जाए तो ड्राइवर असंतुलित हो जाता है तो गाड़ी पलट जाती है। क्या माफिया डॉन अतीक का नंबर आ गया? अतीक के गुनाहों के हिसाब की बारी आ गई। यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल के लिए निकल चुकी है। 24 से 28 घंटे में योगी की पुलिस साबरमती जेल पहुंच जाएगी। यूपी एसटीएफ डॉन को उत्तर प्रदेश की जमीन पर वापस लाने की कोशिश में जुट गई है। मुख्तार के बाद किसी दूसरे बड़े डॉन की अब घर वापसी हो सकती है। मेरे विचार से यानी अतीक का अब तक काउंटर कर देना चाहिए सरकार। जेल में है, जेल से निकालकर काउंटर कर दें। जेल तो अभी सरकार की है। यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी माफियाओं का सफाया कर रहे हैं। उमेश पाल मर्डर के बाद योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से साफ है, कोई कितना बड़ा भी अपराधी क्यों ना हो, वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। जाहिर है अब अतीक का नंबर आने वाला है। तो आखिर कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस और उसकी टीम रवाना हो गई है साबरमती जेल के लिए? तैयारी क्या है? कैसे अतीक को लेकर आया जाएगा, ये आपको बताने जा रहा हूं। अतीक को लाने की जो तैयारी है वो कैसे मुकम्मल होगी, तो ये है तैयारी। ये आप देख रहे हैं। यूपी पुलिस की गाड़ी साबरमती के गेट पर पहुंचेगी, गेट खुलेगा और गाड़ी अंदर जाएगी। अतीक के लिए 2 टीमें उत्तर प्रदेश से निकल चुकी हैं और एसटीएफ की स्पेशल टीम गुजरात रवाना हो गई है। एसटीएफ के साथ साथ आपको बताऊं प्रयागराज पुलिस की टीम भी मौजूद है। साबरमती जेल में अतीक से पूछताछ की तैयारी। ये देखिए, जेल का फाटक खुल गया और इसी तरह एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीम अंदर दाखिल होगी और यहां पहले तैयारी पूछताछ की है। जेल से ही अतीक ने मर्डर का प्लान बनाया था। शूटर उस्मान भी अतीक से मिलने के लिए इस जेल में पहुंचा था। अतीक के आदेश पर ही पूरी साजिश रची गई। इस बात के पूरे सबूत पुलिस के पास है। मुस्लिम हॉस्टल की मीटिंग में खुद अतीक जुड़ा था। उस रोज वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में शामिल हुआ था अतीक। उस्मान को आईफोन और पिस्टल भी दिलाया अतीक ने आईफोन पर शूटर से बात की थी। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तैयारी के साथ, दल बल के साथ अतीक को लेने के लिए साबरमती जेल भेजा जा चुका है टीम को। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस पहला काम क्या करने वाली। आपको बताता हूं, वहां पहुंचने के बाद पहला काम जो होगा, जेल की बैरक में पहुंचने के बाद अतीक से सवाल जवाब भी किए जा सकते हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अतीक से कैसे सवाल किए जाएंगे वो देखिए जरा। उमेश का मर्डर क्यों कराया गया, यह सवाल अतीक से पूछा जाएगा। पहला सवाल, हत्या की साजिश में कौन कौन शामिल है? एसटीएफ की टीम को आप देख रहे हैं, इसी तरह इंटेरोगेशन होगा। बेटा असद कहां छिपा है जो अब तक फरार है, पुलिस के हाथ नहीं आया? उमेश की हत्या में तुम्हारी पत्नी का रोल क्या था, जिनका नाम शाइस्ता है? अतीक से पूछा जाएगा आखिर शाइस्ता कहां छिपी हुई है? गुड्डू मुस्लिम इस समय कहां है? 3 शूटर्स के कहां छिपने का प्लान था और मर्डर प्लान में तुम्हारे भाई का क्या रोल है? जेल में आईफोन तुम्हें किसने दिया? जेल के अंदर कौन कौन तुम्हारी मदद कर रहा था? यूपीएसटीएफ ये सारे सवाल पूछेगी। उस्मान को फोन किया, आखिर क्या बातचीत हुई अंदर? मुस्लिम हॉस्टल में अतीक खुद लाइव जुड़ा था, कैसे प्लान बनाया गया? क्या इस मीटिंग में भी
अतीक का भाई अशरफ शामिल था। असद ने अपना मोबाइल आखिर लखनऊ में क्यों छोड़ा? क्या यह साजिश का हिस्सा था कि लगे कि असद तो लखनऊ में? असद के एटीएम से पैसे कौन निकाल रहा था? यानी इधर उमेश की हत्या हो रही थी, उधर एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। यह सब कैसे हो रहा था? इतना ही नहीं, आपको बताऊं कि आखिर अब आपके जहन में यह होगा कि साबरमती में है अतीक अहमद, रहने वाला उत्तर प्रदेश का, अपराध उत्तर प्रदेश में किए, तो फिर साबरमती कैसे पहुंच गया? तो अब मैं आपको बताता हूं साबरमती गया कैसे अतीक, क्यों ले जाया गया। दरअसल आपको बताऊं, जून 2019 में साबरमती जेल उसे शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को यह आदेश दिया था, अतीक को देवरिया जेल से गुजरात शिफ्ट कर दीजिए। उच्च सुरक्षा वाली साबरमती जेल में फिलहाल इसे रखा गया। आरोप यह था कि अतीक पर कारोबारी मोहित के अपहरण का आरोप लगा यूपी में। अपहरण के साथ हमले की साजिश का भी आरोप था। 28 दिसंबर 2018 को मोहित ने एक एफआईआर दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि एक जेल में ले जाकर उस पर हमला किया गया। पूरा कारोबार अतीक दबाव बना रहा था कि मोहित अपना पूरा कारोबार अतीक के नाम पर कर दे। सोचिए यह खौफ। अतीक देवरिया जेल में था, वहीं ले जाकर मारपीट की गई। इस मामले के बाद ही अतीक को साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया गया कोर्ट के आदेश पर। अब मैं आपको बताऊं कि साबरमती जेल में अतीक है, लाया कैसे जाएगा? यूपी लाने की पूरी प्रक्रिया क्या है? क्या पुलिस सिर्फ लेकर जाएगी और आ जाएगी आसानी से, या इसके अलावा एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? तो प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह अतीक खड़े देख रहे हैं आप, तो साबरमती जेल शिफ्टिंग कोर्ट के आदेश पर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जेल बदलने का आदेश दिया था कि इनका जेल बदल दीजिए। ऐसे में यूपी लाने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ही देगा। एक चीज, हालांकि यूपी में सक्षम कोर्ट भी आदेश दे सकती है। मतलब प्रयागराज में अतीक पर केस फिलहाल चल रहा है और ऐसे में प्रयागराज कोर्ट भी आदेश जारी कर सकती है कि अतीक को लाया जाए। इसके लिए पुलिस को कोर्ट में बाकायदा अर्जी लगानी होगी। उमेश की हत्या की साजिश में अतीक भी शामिल था, इसलिए अतीक को प्रयागराज लाना जरूरी है। कोर्ट में पुलिस को बताना होगा। केस में एक साजिशकर्ता अशरफ बरेली जेल में बंद है और ऐसे में दोनों का आमना सामना कराना है, इसलिए वारंट दीजिए हमें। अगर कोर्ट सहमत हुआ तो फिर वारंट जारी किया जाएगा और लेकिन इस आधार पर 14 दिन की कस्टडी मिलेगी। पूछताछ के बाद वापस गुजरात अतीक को पहुंचाना होगा 14 दिन बाद। अगर अतीक को यूपी की जेल में शिफ्ट करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालनी होगी। कोर्ट अगर आदेश देगा तो अतीक यूपी जेल लाया जाएगा। यूपी के खर्चे पर ही अतीक साबरमती जेल में बंद है। जेल शिफ्ट हुआ था तो 3 लाख रुपए दिए गए थे। ऐसे में संभावना ज्यादा है कि अतीक यूपी लाया जा सकता है। यह तरीका है उसे यूपी लाने का। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा। वकील आदित्य जायसवाल बता रहे हैं क्या तरीका है लाने का, और परिवार जो कह रहा है एनकाउंटर हो सकता है। अगर ये हालात हुए उसके लिए भी क्या तरीका है, सुनिए। देखिए, अगर किसी राज्य पुलिस ने अपने वहां घटित किसी अपराध में किसी व्यक्ति को एक आरोपी बनाया हुआ है और वह आरोपी किसी दूसरे राज्य की जेल के अंदर विचाराधीन है, उस मामले में संबंधित राज्य पुलिस प्रोडक्शन वारंट के तहत उसे दूसरे राज्य से अपने राज्य लेकर आएगी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं अतीक अहमद जो कि गुजरात की जेल के अंदर बंद है, यूपी एसटीएफ प्रोडक्शन वारंट के तहत उन्हें गुजरात से यूपी लेकर आएंगी। परंतु अगर इस दौरान किसी आरोपी को ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जान को खतरा है, इस मामले में वह आरोपी संबंधित मैजिस्ट्रेट के आगे पूरे मामले की वीडियोग्राफी और हैंडकफिंग की एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है। तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं वकील, लेकिन उन्होंने बताया कि एनकाउंटर का अगर शक जता रहा है कोई, परिवार कह रहा है कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है, तो कोर्ट कह सकती है इनके हाथ बांध कर लेकर आइए। हाथ बंधे रहेंगे पूरे रास्ते तो बंदूक छीनने की कोशिश नहीं करेंगे और एनकाउंटर की संभावना नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आखिर अतीक को लाया कैसे जाएगा, कहां से लाया जाएगा। ये आप देख रहे हैं साबरमती जेल साबरमती से गाड़ी इंदौर, भोपाल, सागर, छतरपुर और उसके बाद यूपी में एंटर होगी बांदा से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी यूपी। पूरा रास्ता है
प्रयागराज से अहमदाबाद की दूरी है 1185 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलना है। और अगर फ्लाइट से लाया जाएगा तो 6 घंटे का वक्त लगेगा लाने में। सड़क मार्ग के जरिए लाया जाएगा तो 21 से 26 घंटे लग सकते हैं अतीक को लाने में। गुजरात से लाने पर 24 घंटे में पेश भी करना होगा। मतलब यूपी की कोर्ट में 24 घंटे में पेशी होगी। इसके बाद ही पुलिस को रिमांड भी मिल पाएगी। यह तरीका है लाने का। आपको याद होगा ऐसे ही मध्य प्रदेश से लेकर आया गया था विकास दुबे को। याद अगर ताजा करिए तो यह तस्वीर आप देख रहे हैं। विकास दुबे को जब पकड़ा गया, ये विकास दुबे, पुलिस वालों ने 2 लगा भी दिए थे। विकास दुबे को जब पकड़ा गया, भागने की कोशिश कर रहा था, उज्जैन में पकड़ा गया और उसको लेकर आए थे। इसी तरह से यही कहा जा रहा है कि विकास दुबे को जैसे लाया गया ऐसे ही गाड़ी पलट सकती है। तो जरा देखिए, जैसे अतीक को लाया जा रहा है, विकास को कभी ऐसे लाया गया था। अतीक को यूपी लाने की तैयारी चल रही। अतीक से पहले आपको याद होगा उज्जैन से विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर आ रही थी और रास्ते में गाड़ी पलट गई। विकास दुबे ने उस वक्त भागने की कोशिश की और एसटीएफ ने विकास दुबे को वहीं ढेर कर दिया। ऐसा ही डर अतीक के परिवार वाले अतीक को लेकर भी जता रहे। उमेश की हत्या में 2 पुलिस वाले भी मारे गए। ऐसे ही कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने 3 जुलाई 2020 को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। ये पुलिस वाले विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गए थे, लेकिन विकास दुबे ने गैंग के साथ हमला बोल दिया, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस वालों की हत्या करने के बाद विकास दुबे उत्तर प्रदेश से फरार हो गया। विकास दुबे पर 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। जगह जगह पोस्टर लगा दिए गए। इसी दौरान विकास दुबे के मध्य प्रदेश में होने की खबर मिली पुलिस को कि यह आदमी मध्य प्रदेश में छुपा है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए विकास दुबे पहुंचा था। इसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ की कई गाड़ियां विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लेकर आ रही थी। यह काफिला जो आप देख रहे हैं, यह विकास दुबे को लाने का काफिला था। गाड़ी थी टीयूवी 300। विकास दुबे बैठा हुआ था। गाड़ियां तेज रफ्तार से चल रही थी। मीडिया की गाड़ियां भी साथ चल रही थी। अतीक को यूपी लाया जा सकता है। इसी तरह उस वक्त आपको याद होगा कैसे विकास को लाया गया। हमारे सहयोगी विवेक उस वक्त वहीं मौजूद थे। उस वक्त का माहौल कैसा था, मंजर कैसा था, जरा विवेक की रिपोर्ट देखिए। एक हफ्ते तक यूपी पुलिस को परेशान करने के बाद दुर्दांत अपराधी विकास दुबे आज उज्जैन से गिरफ्तार हो गया है और अब ब्रांडेड रिमांड पर यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ उसे उज्जैन से लेकर के कानपुर को जा रही है। 670 किलोमीटर रास्ता है और इस 670 किलोमीटर के रास्ते में तकरीबन 525 किलोमीटर का रास्ता तय करके इस वक्त यूपी एसटीएफ पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं जालौन में हूँ। जालौन का ये ऐंठ जगह है और ऐंठ में इस वक्त आप इस गाड़ी में देखिए, अंदर विकास दुबे था, बीच में विकास दुबे बैठा हुआ था और इन्हीं गाड़ियों से कुल ये 5वीं गाड़ी निकल रही है। कुल 5 गाड़ियों का ये काफिला है जिसको विकास दुबे को जिसमें बैठा करके क्रॉस कराया गया है। और यूपी एसटीएफ तकरीबन 7 बजे निकली थी और यहाँ पर तकरीबन 10 घंटे के सफर के बाद जालौन पहुंची है। और इसके बाद यहाँ से बात करें तो तकरीबन 145 किलोमीटर का रास्ता बचता है, जो कि तकरीबन माना जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे में यहाँ से कानपुर पहुंचेगी। और कानपुर पहुंचने के बाद उसको कानपुर पुलिस लाइन ले जाया जाएगा और उसके बाद आज उसकी कानपुर कोर्ट में उसकी पेशी भी होगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब विकास दुबे को लाया जा रहा था। आपको याद होगा सफर लंबा था। रात भर गाड़ी चलने के बाद सुबह होने को थी। यूपी पुलिस का काफिला अपनी रफ्तार से चल रहा था। कानपुर में बारिश हो रही थी। बारिश के चलते काफिले की एक गाड़ी पलट गई। इसी गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था। विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और फिर एसटीएफ की टीम ने विकास दुबे को ढेर कर दिया। अतीक का भी साबरमती से यूपी जेल लौटने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में अतीक को भी गाड़ी पलटने का डर सताने लगा है। अतीक के परिवार को भी यही डर है। सुनिए। एसटीएफ की अधिकारी अमिताभ यश जी और पुलिस प्रशासन, हमारे बड़े भाई अतीक अहमद भूतपूर्व सांसद और 4 दफा विधायक हो चुके हैं, और हमारा छोटा भाई अशरफ जो बरेली में है बहुत दिन से जेल में,
उन दोनों को चर्चित जो हत्याकांड इलाहाबाद में हुआ है में पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफ़र के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गई तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगी शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं। हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम लोग को वहीं से उठाया, मेरे मायके से तीनों को उठाया। अब आपको बताता हूं, दरअसल अब तैयारी यह है अतीक को लाने के साथ साथ पूरे परिवार को खोजना है। इसलिए पूरा परिवार जो भगोड़े हैं, फरार हैं, वो सब वांटेड हैं। सब पर इनाम चस्पा कर दिया गया। ये अतीक की पत्नी शाइस्ता, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, ये देख रहे हैं शाइस्ता शूटर के साथ नजर आई। ये देख रहे हैं, ये शूटर साबिर, शाइस्ता शूटर के साथ दिख रही थी उमेश की हत्या से पहले। ये आप देख रहे हैं। तो फिर यूपी पुलिस इन्हें ढूंढ रही है। यूपी पुलिस ने जितने लोग फरार हैं उन सब पर बड़ा इनाम रख दिया है। क्या इनाम है देखिए जरा। वांटेड कौन कौन है? ये परिवार की पहली सदस्य वांटेड है, इनका नाम है शाइस्ता। 25,000 रुपए का इनाम है, इनका पता बताने वाले। मर्डर की प्लानिंग में शामिल थी, आरोप यह है। हत्या के बाद शूटर से मिली थी। शाइस्ता का वीडियो सामने आया, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया। वीडियो में शाइस्ता साबिर साथ दिखाई दे रहे हैं। साबिर भी शूटर्स में शामिल था। दूसरा वांटेड, 2.5 लाख रुपए इनाम। यह है अतीक का बेटा असद। अतीक का तीसरा नंबर का बेटा है असद। और उमेश पर असद ने भी गोली चलाई थी। वीडियो में गोली चलाते हुए असद नजर आ रहा है। असद के 2 बड़े भाई फिलहाल जेल में बंद हैं। अगला नाम है गुड्डू मुस्लिम, जो बम फेंक रहा था। अतीक का करीबी बताया जाता है गुड्डू मुस्लिम। हत्याकांड के दौरान इसी ने बम बरसाए। वहां सीसीटीवी फुटेज में भी बम फेंकता हुआ यह नजर आ रहा है। शूटर साबिर डॉन अतीक के लिए काम करता है। साबिर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। उमेश को, गनर को गोली मारी थी उमेश के। साबिर ने उमेश के गनर को जो गोली मारी वो तस्वीरों में नजर आ रहा है। बंदूक से गोली मारते हुए वीडियो भी है साबिर का। अब है शूटर गुलाम, 2.5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर भी है। डॉन अतीक के करीबी, मर्डर से पहले मौके पर मौजूद था ये, और हत्याकांड के दौरान इसने भी गोलियां बरसाई थी। गोलियां चलाते वीडियो में भी नजर आ रहा है। शूटर अरमान फरार है। 2.5 लाख रुपए इसके ऊपर भी इनाम रखा गया है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर यह पहुंचा था। हत्या के दौरान जमकर इसने भी गोलियां बरसाई थी। वीडियो में गोली चलाते हुए भी दिखा है। ये पुलिस ढूंढ रही है जो फरार है। लेकिन जो जेल में बंद है, जेल में कौन कौन बंद है, उनके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है ये देखिए। ये आप देख रहे हैं, पहली जेल है, यह है बरेली जेल, और इस जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। अगली तस्वीर निकालिए। यह है जिला कारागार लखनऊ, और यहां बंद है अतीक का बड़ा बेटा उमर। अगली तस्वीर दिखाइए। यह है नैनी जेल। नैनी जेल में बंद है अतीक के दूसरे नंबर का बेटा अली। तो इन सब पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। ये सब पहरे में है क्योंकि पुलिस को लग रहा है जब ये जेल में बैठकर ये साजिश रच सकते हैं तो इन पर निगरानी बहुत जरूरी है। तो कैसे इन पर निगरानी हो रही है ये देखिए जरा। अशरफ को आम कैदियों से अलग रख दिया गया और सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे सर्विलांस हो रहा है। अशरफ से किसी के मिलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अशरफ के साथ ही अतीक के बेटों पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद का बेटा अली नैनी जेल में बंद है और अली की हाई सिक्योरिटी बैरक में अली को फिलहाल रखा गया है। अतीक का दूसरा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। उमर को भी हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। जेल के सिपाही हर सेकंड उमर पर नजर रख रहे हैं। खुद डीजी जेल अतीक फैमिली की निगरानी कर रहे हैं। सभी जेलों की सीसीटीवी फीड डीजी जेल को भेजी जा रही है, यानी हर वक्त पूरा परिवार रडार पर है। मैं अब आपको दिखाता हूं
परिवार के अलावा जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर क्या एक्शन हुआ है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं नफीस, जिस क्रेटा गाड़ी से हमला हुआ था, ये नफीस की थी। नफीस अरेस्ट हो चुका है। नफीस की एक दुकान है, अगली तस्वीर दिखाइए। नफीस की दुकान है ये ईटॉन प्रयागराज में। अगर जो प्रयागराज गए हैं तो ईटॉन वहां सिविल लाइंस एरिया में, वहां ईटॉन की जो दुकान है इसे बंद कर दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं न सिर्फ अतीक, अगली एम्बियंस बढ़ाइए इसका, न सिर्फ अतीक बल्कि मुख्तार के ठिकाने, उनके करीबियों पर भी कुर्की, जब्ती और बुलडोजर चल रहा है। ये मुख्तार के चचेरे भाई पर एक्शन हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। धारा 14(1) के अंतर्गत मुख्तार के अतीक, फुल स्क्रीन एम्बियंस बढ़ाइए इसका। सूचना किया जाता है कि 1986 बनाम मुख्तार अंसारी, थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी। तो अब अतीक का नंबर आ गया है, एक्शन और जल्द शुरू होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, शून्य गिन लीजिए जरा लालू एंड फैमिली के। गिनते गिनते थक जाएंगे। ये 9 है जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो जो है 600 करोड़ का दरअसल ये घोटाला है। अगली तस्वीर दिखाइए। लालू एंड फैमिली मुश्किलों में घिर गई है और मुश्किल बड़ी है इस वक्त। अगली तस्वीर दिखाइए। आपको बताएंगे 600 करोड़ आए कहां से। ईडी ने रेड की, एक्शन लिया, ईडी के घेरे में है और क्या निकला ये भी आपको बताएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। कल घर से ये जेवर निकले थे, ये सोना निकला था। कितना सोना था, कितने सोने के सिक्के थे ये आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए। और ये कैश निकला था। ये तो सिर्फ बहुत छोटा सा कैश है। अभी आपको बताने जा रहा हूं 600 करोड़ का घोटाला है। 600 करोड़ की आपराधिक संपत्ति जुटाई है, अपराध करके अर्जित की गई है संपत्ति। ये कहना है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। अब देखिए ये पैसा जुटाया कैसे। लालू रेल मंत्री हुआ करते थे, रेल ने पैसा उगला है क्या और कैसे उगला है ये आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए ट्रेन चल रही है, यही लालू यादव रेल मंत्री थे और देखिए ट्रेन जैसे जैसे चल रही है नोट निकल रहे हैं, नोट बरस रहे हैं और ये नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर ली। बहुत मेहनत हुई लालू यादव ने की। लालू ने 600 करोड़ का घोटाला किया। ईडी का कहना है ईडी को 600 करोड़ के पुख्ता सबूत मिले। घोटाले में लालू और उनका परिवार शामिल है। लालू के रिश्तेदार, करीबियों की बड़ी भूमिका है इसमें। और कहा गया घोटाले में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल हैं। घोटाले में 350 करोड़ के प्लॉट्स का पता चला। 350 करोड़ की अकेले जमीन प्लॉट है। 250 करोड़ से ज्यादा कैश का लेन देन हुआ है। ज्यादातर प्लॉट्स पटना और उसके आसपास ले लिए गए। ये जमीनें रेलवे में नौकरी के नाम पर ली गई। जमीन देने और लेने वालों की पूरी पहचान कर ली गई है। 4 प्लॉट्स महज 7,50,000 रुपए में मिल गए। सोचिए 7,50,000 में 7 प्लॉट, जिन्हें बाद में 3,50,00,000 में बेच दिया गया। इससे राबड़ी और आरजेडी नेता अबू दुजाना को फायदा हुआ। 24 जगह छापे के बाद ईडी ने यह खुलासा किया है। ईडी ने शुक्रवार को लालू परिवार पर छापेमारी की थी। ईडी की छापेमारी में 10 से ज्यादा अफसर शामिल थे। ईडी ने करीब 14 घंटे से ज्यादा छापेमारी की थी। दिल्ली, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद में ये छापे पड़े थे। ईडी को छापे में 1 करोड़ रुपए कैश भी मिला है। ईडी को इस छापे में 1900 अमेरिकी डॉलर भी मिले। 540 ग्राम सोने के बिस्किट, 1.5 किलो सोने के गहने मिले हैं। ईडी ने 3 बड़े बॉक्स में अहम दस्तावेज भी जब्त किए थे। यह किया है ईडी ने अब तक कार्रवाई में। अब आइए अब आपको सुनवाता हूं, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण आरजेडी के और सुशील मोदी। केंद्र की सरकार बौखलाई हुई है। क्यों बौखलाई हुई है? तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और भाजपा का वहां से सफाया हो गया और 2024 के चुनाव में भाजपा की संपूर्ण रूप से सफाया होगा। क्रिकेट में इतना पैसा किसी को मिला है क्या? जो क्रिकेट के अंदर है, क्रिकेट के मैदान से बाहर कर दिए गए, तो क्यों नहीं क्रिकेट में रहते वो?
कितना कमा लिया क्रिकेट के अंदर कि 53 संपत्ति के 52 संपत्ति के मालिक बन गए, दिल्ली में 100 करोड़ के मकान के मालिक बन गए। तो यह पूरी जिंदगी खप जाती क्रिकेट खेलते खेलते, तब तो लोगों को इतनी संपत्ति बना ही नहीं पाते। और इन्होंने केवल 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक। आज उनको सम्मान किया गया सीबीआई के। तो देखिए, वो तो न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। आज कविता को भी ईडी ने सम्मान किया है, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं कि सीबीआई को बंद कर दिया जाए, भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दिया जाए। ये तो वो संपत्ति है 600 करोड़ जो ईडी बता रही है, लेकिन हलफनामे में देखिए संपत्ति कितनी है। चुनाव लड़ा लालू एंड परिवार ने, जरा हलफनामे की संपत्ति देखिए। चल संपत्ति कैश, जमा और आभूषण है, और चल संपत्ति है 4,74,40,000 तेजस्वी। ये सिर्फ तो 4 करोड़ है, हलफनामे वाली ईडी कह रही है 600 करोड़ है। अचल संपत्ति 1,15,70,000। अब देखिए तेज प्रताप आ गए, इनकी चल संपत्ति कैश, जमा और आभूषण कितना है? 1,24,22,000। अचल संपत्ति है 1,60,40,000। ये हलफनामे के हिसाब से। मीसा भारती चल संपत्ति कैश, जमा और आभूषण के हिसाब से है 1,69,00,000 रुपए। अचल संपत्ति यानी जमीन 1,46,00,000 रुपए की है। ये क्या ये हाथी के दांत हैं? खाने वाले अलग हैं, दिखाने वाले अलग हैं। ये उनकी हलफनामे की संपत्ति है। अब एक फ्लैट में बताने जा रहा हूं आपको, आप देख के दंग रह जाएंगे। 150 करोड़ का फ्लैट, 150 करोड़ का फ्लैट, और सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीद लिया। ये कहां हो सकता है? ये आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बताया जा रहा है तेजस्वी का है। ईडी का कहना है ये तेजस्वी की प्रॉपर्टी है, 150 करोड़ की कीमत है। तेजस्वी यहीं मिले जब ईडी पहुंचे। 150 करोड़ की संपत्ति है और 4 लाख रुपए में खरीद ली। आइए अब इसका तिलिस्म भी आपको बताते हैं कि आखिर कैसे करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों की प्रॉपर्टी और करोड़ों का कोठी इतने कम दामों में लालू एंड परिवार ले लेता है। इसका रहस्य क्या है देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं वो कोठी है, दिल्ली में लालू परिवार का ये बहुत बड़ा बंगला है। ये बंगला दिल्ली के बहुत पॉश इलाके में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इस बंगले का नंबर है D1088, और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ये जो बंगला है ये 4 मंजिला इमारत है। ये बंगला AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है। इस कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह लालू परिवार के पास है। क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस कंपनी का पूरा जो अधिकार है वो लालू परिवार के पास है। तेजस्वी इस बंगले को आवास के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। शुक्रवार को छापे के दौरान तेजस्वी यहीं पर आराम कर रहे थे, और इसलिए इसे तेजस्वी यादव का बंगला बताया जा रहा है। इस बंगले की कीमत देखिए जरा, दिलचस्प है। 150 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत है, जबकि इसे महज 4 लाख रुपए में खरीदा गया था। अब ये कैसे हुआ ये लालू परिवार बताएगा या फिर ईडी बताएगी, लेकिन कैसे पूरा परिवार ईडी के साथ साथ सीबीआई के रडार पर है, ये मैं क्यों कह रहा हूं ये देखिए जरा। सीबीआई ने पिछले दिनों राबड़ी देवी से पूछताछ की, सवाल जवाब किए, और राबड़ी देवी से लालू यादव से भी पूछताछ किए, लेकिन तेजस्वी यादव अब तक गायब है सीन से। तेजस्वी यादव को कई बार सीबीआई ने बुलाया, वो नहीं गए। अब बारी तेजस्वी की सीबीआई के सामने पेशी की है। देखिए तो लालू और राबड़ी का नंबर तो आ चुका है, अब तेजस्वी की बारी है। सीबीआई ने तेजस्वी से सीबीआई पूछताछ करने वाली है, और इसके लिए तीसरी बार नोटिस भेजा जाएगा तेजस्वी को। तेजस्वी 2 बार पूछताछ में गैर हाजिर रह चुके हैं। इस बार विधानसभा का सत्र का बहाना बनाया था कि विधानसभा का सत्र चल रहा है इसलिए नहीं आ सकता। दूसरी बार पत्नी की खराब तबीयत का बहाना बनाया तेजस्वी ने कि पत्नी की तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आ सकता। तीसरी बार गैर हाजिर रहे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि लालू राबड़ी से भी पूछताछ हो चुकी है, और तब सीबीआई के 3-6 अफसरों ने सवाल जवाब किए थे लालू और राबड़ी से। सीबीआई अफसरों ने कई घंटे तक पूछताछ की थी इन दोनों से। पूछताछ के दौरान बाकायदा वीडियोग्राफी भी की गई, जो सवाल जवाब किए गए सब कैमरा पर है, ऑन कैमरा हुआ। लेकिन सीबीआई उनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जो जवाब दे रहे हैं वो। इस बीच लालू परिवार को कोर्ट में भी हाजिर होना है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजा है, और बहुत बड़ा दिन होने वाला है जिस दिन इनकी हाजिरी होगी। लालू राबड़ी और मीसा भारती को सम्मन भेजा गया है
सीबीआई की चार्जशीट के बाद कोर्ट ने बुलावा भेजा है और 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना इन्हें जमीन के बदले नौकरी केस में चार्जशीट के बाद समन गया है। अब जरा सुनिए बीजेपी हमलावर है मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार जी बहुत सोच समझ के बोलते भी हैं, बहुत सोच समझ के चलते भी हैं। जब चिट्ठी लिखना था प्रधानमंत्री जी को उसमें तो नीतीश जी नहीं शामिल हुए, तो ठीक है उनका एक गठबंधन है, गठबंधन के धर्म में बहुत कुछ बोलना है, बट नीतीश जी का मनसा साफ है। मुझे नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में जो फंसेगा नीतीश जी उसका सपोर्ट करेंगे। कि ये वही लोग हैं जब चारा घोटाला हुआ तब भी कहते थे कि क्या मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ हिसाब नहीं दिया। आज चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जी को एक नहीं कई बार कोर्ट ने दोषी पाया है, पर वो जब कोर्ट के द्वारा दोषी भी पाए जाते हैं तब भी इसी प्रकार का विक्टिमहुड कार्ड और इमोशनल कार्ड खेलने का काम उनके परिवार और उनके इकोसिस्टम की ओर से किया जाता है। अब सोचिए जरा ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और अपनी बात रखी इस पूरे सीबीआई और ईडी के एक्शन पर। तेजस्वी कह रहे हैं याद करिए 2017 में भी कथित 8,000 करोड़ का लेन देन, हजारों करोड़ का मॉल, सैकड़ों संपत्तियां। अभी चंद महीने पहले गुरुग्राम में अरबों का व्हाइट लैंड कंपनी का अर्बन क्यूब मॉल भी मिला था। भाजपाई अब कथित 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले अपने सूत्रों को पुराने का तो हिसाब दे देते। वो उस मॉल की बात कर रहे हैं। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर। देखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स ये सब सरकार के इशारे पे काम करती है। ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। आज अगर जॉब के बदले प्लॉट, अगर ये लालू यादव जी और परिवार का काम था तो इसमें तो एक ही बात सामने नजर आती है कि चारा घोटाले वाले जॉब घोटाले तक भी रुके नहीं। तुम मुझे प्लॉट दो, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ऐसा लगता है चल रहा था। तो तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, उसी की जांच चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर कर रहे थे, मुस्लिम राष्ट्र की बात तौकीर रजा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाम मुस्लिम राष्ट्र की लड़ाई जो है ये और आगे बढ़ चुकी है। अब बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री बनाम तौकीर रजा हो गई है। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र पर। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये हिंदू राष्ट्र वाले कितनी नफरतें बढ़ा दे। हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। जहाँ देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? भारत तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी तैयार हो रहे हो। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। हम नहीं, भारतीय हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक हिंदू हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? जब आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? सनातन परंपरा की हम बात करते हैं। सनातन परंपरा और मूल्यों में हम जीते हैं। वो परंपरा और मूल्य किसी के लिए कोई अहित करने की बात करती नहीं है। अब आइए अब आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पर और तौकीर रजा क्या कह रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र पर। दोनों का कहना अलग अलग है। बाबा बागेश्वर को पहले देखिए, उनका कहना है हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ किया उन्होंने। और मूव कीजिए से फास्ट। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान का मतलब ही है हिंदू राष्ट्र। वो कह रहे हैं 125 बार संविधान का संशोधन हो चुका है, हिंदू राष्ट्र के लिए एक और संशोधन हो जाएगा। हम संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज्य है। राम राज्य में जाति धर्म का भेदभाव नहीं रहेगा। संविधान के पहले पेज पर श्री राम की तस्वीर होगी। रामचरितमानस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ बनेगा, क्योंकि रामचरितमानस को समाज जोड़ता है। सबको सनातनी बनाना हमारा लक्ष्य है
और हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होना होगा। यह कहना है बाबा बागेश्वर का। अब आपको बताता हूं हिंदू राष्ट्र की, अब ये क्या कह रहे हैं तौकीर रजा, उनका कहना है हिंदू राष्ट्र की बात करोगे तो मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की बात करेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करना असंवैधानिक है। हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत और गैर कानूनी है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर देशद्रोह केस चले। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर सख्ती करना जरूरी है, नहीं तो हमारी कौम भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगेगी। 24 करोड़ मुस्लिमों को क्या समंदर या चीन में भेज देंगे, ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा। अब जरा सुनिए दोनों को क्या कह रहे हैं। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जहां देखो गांव-गांव रैलियां निकलने लगी, जहां देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे, भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी, और हम तमाचा मारते रहेंगे कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा लेकर निकल रहे हैं। राइट, आज मुंबई में एक बहुत बड़ा आक्रोश प्रदर्शन हुआ। ये देख रहे हैं हिंदू संगठनों ने निकाला। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, मुंबई की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एम्बियंस बढ़ाइए। मुंबई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुंबई में हिंदू आक्रोश रैली का आयोजन किया गया था और इसमें सैकड़ों हजारों लोगों ने भाग लिया। आइए अब आपको बताता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनना कितना मुमकिन है और जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनकी हालत क्या है, उनकी स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं। भारत, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम में हिंदू बहुसंख्यक आबादी है और दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी भारत में। देश में 79.8% आबादी हिंदुओं की है। 1947 में भारत लोकतांत्रिक देश बन गया, जबकि पाकिस्तान तब मुस्लिम राष्ट्र बन गया। 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ, 42वां संशोधन किया गया संविधान में, तब से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। अभी जैसे भारत में रहने वाला हर नागरिक भारतीय है, ऐसे हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक हिंदू कहलाएगा। दुनिया में अभी कोई देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। 2008 से पहले नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। अब आपको बताता हूं मुस्लिम राष्ट्र की हकीकत। सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में। मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया लोकतंत्र को मानता है और इंडोनेशिया में हिंदू त्योहार भी मनाए जाते हैं। भारत में 14% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम समेत सभी धर्मों को यहां पूरी आजादी है और ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून लागू है। वहां दूसरे धर्म के लोगों को धार्मिक आजादी नहीं है। सूडान, पाकिस्तान की गिनती बदहाल देशों में होती है, जबकि सऊदी अरब आर्थिक तौर पर सबसे मजबूत देश है। ईसाई के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी आती है। अब जरा सुनिए, ये जो लड़ाई हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाम मुस्लिम राष्ट्र, इस पर लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। नहीं तो मुस्लिम राष्ट्र इतने साल से था मुस्लिम राष्ट्र, फिर अब हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, तो आप क्यों बोल रहे हैं? जब हमने तो नहीं बोला कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए उस टाइम पे। अब आज हिंदुओं को जरूरत है तो हिंदू राष्ट्र मांग रहा है, तो हिंदू राष्ट्र देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। यहाँ पे ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक यहाँ पे है। तौकीर रजा तो वो तो कहते रहते हैं, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं तौकीर रजा कौन होते हैं इस देश के? वो तो हमारे मेहमान है। हम इसको पहले से ही हिंदू राष्ट्र मानते चले आए हैं, तो उसको घोषणा करने में कोई बुराई होनी नहीं चाहिए। भाई साहब, तुम्हारा जो होना था हो गया। उतनी समय जब जाना था तब काहे नहीं गए?
अब ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ठीक है ना। अब जो 2-4% बचे हैं ना, उनको भी जाना है तो अपना रास्ता खुलवा ले भाई, जाओ जहाँ रहना है। तुम्हारा देश बना दिया था उस समय, क्यों नहीं गए? जब जाना था उस समय चले जाते। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू ही रहेगा। तो मुस्लिम राष्ट्र तो उनके लिए हो ही गया है, वहाँ जाए, वहाँ मुस्लिम राष्ट्र की बात करें। कि भारत तो हिंदुओं का देश है और वो हिंदू राष्ट्र होगा। अगर किसी भी मुसलमान का आपत्ति है ना, वो पाकिस्तान चला जाए, साफ बात। हिंदू देश भारत का है, हिंदू यहाँ पे मैक्सिमम है और हिंदू राष्ट्र ये कहलाएगा। हिंदुस्तान जो है हिंदुओं का है। और भारत से अलग होकर एक मुस्लिम राष्ट्र बना हुआ है, इस प्रकार की डिमांड करना वाजिब नहीं है, किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। बहुसंख्यक समुदाय है यहाँ पर, ये हिंदू राष्ट्र तो है ही है। मुस्लिम राज न बने, हिंदू बने चाहे, हम पचे चाहे था कि हिंदू के लेके सब जने रहे। ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और मैं बागेश्वर बाबा धाम को सपोर्ट करता हूँ। ये कौन चिल्ला रहा है इन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। राम जी के सपोर्ट में कौन कौन है, इस पर हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। रामचरितमानस का विरोध करने वाले लोगों को आपने चेतावनी दी और कहा कि भाई पासपोर्ट तैयार। आपसे, ऐश्वर्य जी से और अर्णव गोस्वामी जी से और रिपब्लिक भारत चैनल से अगर किसी को दिक्कत है तो आपका जवाब क्या होगा? भैया कुछ और देख लो। अब तुम्हें भारत में दिक्कत है, तुम कहीं और देख लो। हिंदू राष्ट्र की बात आप डंके की चोट पे करते। अरे हिंदू राष्ट्र तो है, घोषणा करवाना जा रहे हैं। आप करवाने जा रहे हैं? हम नहीं, भारतीय हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक हिंदू हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाने जा रहा है। ये आज से नहीं, ये बहुत वक्त से शुरू हो गया डराव का माहौल। 22 से 24 करोड़ मुसलमान हैं, क्या उनको समंदर में फेंकोगे? कहाँ फेंकोगे? तो किस लिए बनाया? क्या ठीक भेजोगे उनको? खबरों में आगे बढ़ते, आज की एक और बड़ी खबर है सतीश कौशिक जी की मौत से जुड़ी हुई है। क्या 15 करोड़ रुपए के लिए सतीश कौशिक की हत्या करवाई गई? ये कोई और नहीं कह रहा है। कौन कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक मौजूद थे, इसी फार्म हाउस का जो मालिक था, उस पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाया है कि 15 करोड़ रुपए के लिए सतीश कौशिक की हत्या करवा दी गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं, ये सतीश कौशिक को डांस करते हुए। ये बगल में जो शख्स डांस कर रहा है, इसका नाम है विकास मालू। आरोप लग रहा है कि इस शख्स ने सतीश कौशिक की हत्या करवाई। ये कोई और नहीं, इस शख्स की पत्नी का आरोप है। अगली तस्वीर दिखाई सर। ये फार्म हाउस आप देख रहे हैं, ये है मालू फार्म। इसी फार्म हाउस में सतीश कौशिक ठहरे हुए थे। इसी फार्म हाउस में होली के कार्यक्रम में सतीश कौशिक मौजूद थे और उसके बाद यही उनकी मौत हुई। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक की हत्या की गई? क्या सतीश कौशिक को दवा देकर मार दिया गया? विकास मालू की पत्नी के खुलासे ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। मुझे ये बताया गया कि ये पैसे 15 करोड़ रुपए सतीश जी ने उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिए थे, पर वो उनके कोरोना में डूब गए और मेरा कोई इरादा, विकास मालू ने मुझे बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं है इनके पैसे लौटाने का। विकास मालू की पत्नी ने आरोपों की छड़ी लगा दी। उसने कहा कि सतीश कौशिक की मौत के मामले में विकास का नाम ना आए, इसके लिए पुलिस को करोड़ों की रिश्वत दी गई। विकास मालू की पार्टी में कोई बिल्डर मौजूद थे जिन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स को 2 करोड़ रुपए खिलाए हैं ताकि सतीश कौशिक जी की जो डेथ का एंगल है वो चेंज कर दिया जाए और उसको नेचुरल डेथ दिखाई जाए और विकास मालू का कहीं कोई नाम नहीं। सवाल यही है कि क्या बॉलीवुड के कैलेंडर को करोड़ों रुपए के लिए दवा के ओवरडोज से मौत की नींद सुला दिया गया? देश जानना चाहता है कि सतीश कौशिक की मौत की असली वजह क्या है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताने जा रहा हूं। विकास मालू की पत्नी जो 15 करोड़ की कहानी बता रही है, वो है क्या? किसने किसको 15 करोड़ दिए? कौन किससे वापस चाहता था ये पैसे? देखिए जरा। सतीश कौशिक की मौत पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। विकास मालू की पत्नी ने यह संगीन आरोप लगाया है। विकास मालू ने, पति विकास मालू ने साथियों के साथ यह साजिश रची, उनकी पत्नी का कहना है। जहरीली दवा देकर सतीश कौशिक को मार डाला। सतीश कौशिक विकास से अपने पैसे वापस मांग रहे थे।
सतीश कौशिक ने 15 करोड़ रुपए विकास को दिए थे, उनकी पत्नी का कहना है। पति विकास मालू पैसे वापस नहीं करना चाहता था। 23 अगस्त 2022 को सतीश दुबई वाले घर पर आए थे, यानी सतीश कौशिक दुबई गए थे इनके घर पर। उन्होंने मेरे पति विकास से कहा कि मुझे पैसे वापस करो। पैसों को लेकर सतीश और विकास में लड़ाई हुई। विकास ने कहा वो सतीश से छुटकारा पाना चाहता था। कुछ दवाओं के जरिए उनकी हत्या कर दी गई। दवाओं का इंतजाम उसके पति ने ही किया था, यह पत्नी कह रही। दिल्ली पुलिस ने फार्म हाउस से दवाएं बरामद कर ली हैं। पति विकास ने ही उसे सतीश कौशिक से मिलवाया था। महिला का दावा यह है कि दुबई की पार्टी में दाऊद का बेटा भी आया था। दुबई वाले घर में मुस्तफा नाम का शख्स भी आता है। विकास ने बताया था मुस्तफा दाऊद का राइट हैंड है। विकास मालू ड्रग्स का कारोबार भी करता है, आरोप लगाया पत्नी ने। ये पत्नी के संगीन आरोप हैं। जरा सुनिए उनकी पत्नी को। ये आधार इसलिए बना क्योंकि मेरे सामने एक 23 अगस्त 2022 को एक आर्ग्यूमेंट हुआ था सतीश जी और विकास मालू के बीच पैसे को लेकर, 15 करोड़ रुपए को लेकर, जो कि सतीश जी ने कभी विकास मालू को दिए होंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। ये आर्ग्यूमेंट दुबई में हुआ और ये कॉन्वर्सेशन एक्चुअली आर्ग्यूमेंट में बदल गई जब विकास मालू ने उनको बोला कि आप शोर मत मचाइए, हल्ला मत कीजिए इन पैसों के लिए, और कोई कैश ट्रांजैक्शन है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मैं आपको ये पैसे आपके इंडिया में दूंगा, मैं यहाँ नहीं दूंगा। विकास मालू ने मुझे बोला कि मेरा कोई इरादा नहीं है इनके पैसे लौटाने का, और तू देखियो मैं रशियन गर्ल्स बुला के और ये ज्यादा हंगामा करेंगे तो पिल्स वगैरह करवा के और मैं इनका काम तमाम कर दूंगा। ये पत्नी के आरोप है। पत्नी ने बाकायदा दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है। ये आप देख रहे हैं, ये पत्नी की लिखित शिकायत है जो दिल्ली पुलिस को दी गई है। बाकायदा लिखा हुआ है कि 15 करोड़ दे रखे हैं जो कोरोना में खत्म हो गए। ये रिटन कंप्लेंट है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये विकास मालू है और ये सतीश कौशिक है। दोनों पुराने दोस्त थे। विकास मालू क्या कह रहे हैं पत्नी के आरोपों पर, सतीश कौशिक की हत्या से जुड़े आरोपों पर विकास मालू क्या कह रहे हैं, ये आपको बताता हूं। विकास मालू का कहना है सतीश कौशिक की मौत पर उन्होंने सफाई दी है और आरोपों पर सोशल मीडिया पर जवाब दिया है। सतीश जी के साथ 30 साल से पारिवारिक रिश्ते थे, फैमिली रिलेशन थे। मेरे नाम पर लोगों ने कीचड़ उछाला। जो ट्रेजेडी हुई उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कोई भी अनहोनी बताकर नहीं आती है। मैं मीडिया से गुजारिश करना चाहता हूं सभी की भावनाओं के बारे में सोचें। सतीश को मैं हमेशा याद करूंगा। विकास मालू गुटखा किंग हैं, कुबेर ग्रुप के मालिक हैं। कुबेर ग्रुप का कारोबार 50 देशों में फैला हुआ है। सतीश कौशिक की मौत के बाद विकास फरार है। दिल्ली पुलिस विकास मालू की तलाश कर रही है। विकास मालू पर पहले से ही रेप का भी एक केस दर्ज है। पत्नी शानवी ने रेप का केस दर्ज करा रखा है। पत्नी का आरोप है रेप के बाद जबरन शादी की विकास ने। दिल्ली पुलिस रेप केस की भी जांच कर रही है। तो ये है इनकी पूरी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वो तस्वीरें देखिए, ये आखिरी वक्त की तस्वीरें। ये एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, सतीश कौशिक जी के पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में ले जाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी सलाम के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पहुंचे। सलमान खान उनमें शामिल, अभिषेक बच्चन, राज बब्बर, ये सब वहां मौजूद थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सतीश कौशिक अपने आखिरी वक्त में ये कह रहे थे कि मैं मरना नहीं चाहता हूं। देखिए उनकी आखिरी लाइन जो थी, सतीश कौशिक जिंदा रहना चाहते थे। सतीश कौशिक के मैनेजर संतोष राय ने यह बात बताई है। उसने कहा 8 मार्च को सतीश कौशिक ने 8:30 बजे डिनर किया। रात 12 बजे के करीब जोर जोर से मेरा नाम पुकारने लगे, यानी मैनेजर का नाम। मैनेजर पहुंचे तो वो कहने लगे सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही। अस्पताल ले जाने के दौरान सीने में उनके दर्द और बढ़ने लगा। इस दौरान सतीश कौशिक ने मैनेजर से कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लो, मुझे जीना है, मुझे वंशिका के लिए जीना है जो उनकी बेटी है। शशि और वंशिका का ख्याल रखना उनके आखिरी शब्द थे। अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया। डॉक्टर्स ने बताया कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मैंने सतीश जी के बहन के बच्चों को कॉल किया, उनकी पत्नी शशि को भी फोन किया। पत्नी शशि को उनके निधन की खबर दी मैंने। पत्नी से कहा कि वो सीरियस कंडीशन में है और फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का फोन नहीं उठा। उनको भी फोन किया था तो उनका काम देखने वाले को
फोन किया मैनेजर ने बताया सतीश जी हमेशा ये कहते थे कि अगर उनके साथ कुछ हो, कोई जरूरत पड़े तो सबसे पहले अनुपम खेर, अनिल कपूर को फोन करना। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अनुपम खेर ने क्या कुछ कहा। वो जब से गया है तो कभी कभी आज जैसे मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ खाना खाऊं, क्या खाना खाऊं, फिर मैंने कहा सतीश को फोन करता हूं। आई ऑलमोस्ट पिक्ड अप द फोन एंड आई वाज अबाउट टू डायल हिम और इट्स टफ बिकॉज 45 years इज क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम टू बी विद समबडी। हम दोनों ने सपने साथ में देखे थे, हम दोनों ने साथ में जिंदगी की शुरुआत की थी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबर। एक बहुत ही साधारण से वे मेरे को बताया गया कि आपको टीवी देखने का, आपने कहा टीवी वाले आपको अब जाने, लेकिन आपको तो मुझे बताया जाता है टीवी का बचपन से शौक था। एक दिन आप अपने पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने गए थे, उस पड़ोसी ने आपको मना कर दिया था। हाँ, वो एक आपको टीवी नहीं देखने दिया था। हम बचपन से आपके यहाँ टीवी नहीं था? बिल्कुल भी टीवी, लाइट नहीं थी गांव में। लाइट नहीं हमारे घर पे, गांव में तो थी। अच्छा। पड़ोसियों के घर भी जल रही थी, हमारे पास है, क्योंकि हमारा घर थोड़ा एकांत में, बाहर की व्यवस्था। अब आप ये विचार करो कि जिस व्यक्ति के घर पर भोजन की व्यवस्था ना, वो टीवी क्या खाक रखे। टीवी तो ठीक है, भोजन की भी व्यवस्था नहीं, बल्ब नहीं होता था, मिट्टी का तेल होता है जो केरोसिन, उससे कांच की डिब्बी में उसको भर करके बाती जला करके दिया के नीचे हमने रामचरितमानस पढ़ी। पड़ोस में उस जमाने में बहुत कम प्रचलन टीवी का था, तो पड़ोस में एक सज्जन के घर पे टीवी आई, पड़ोस के सब लोग जाने लगे, हम भी जाने लगे। 14-15 दिन हम गए। एक दिन उन्होंने हमारे जाते ही टीवी बंद कर दी और हम बाहर निकले, उन्होंने फिर चालू कर। आप पसंद नहीं आई कि आपकी शक्ल पसंद नहीं आई जो टीवी बंद कर? हमारी परिस्थिति पसंद नहीं आई। परिस्थिति बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। आज तो वो टीवी देने के लिए भी तैयार होंगे आप। आज तो वो हमको टीवी में देख रहे हैं। और जिंदगी में जुनून ऐसा ही होना चाहिए। उस दिन हमने प्रण किया था आज के बाद टीवी नहीं देखेंगे, देखेंगे तो अपनी देखेंगे। और 1.5 वर्ष में हमने